नमस्कार दोस्तों, प्रभा चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी सीरीज गुनाहों के देवता का 14वां भाग है। अभी तक आपने सुना कि सुधा को देखने के लिए उसकी सास और जेठ आए हुए हैं। वे लोग सुधा को पसंद कर लेते हैं। इसके बाद शादी की तारीख 15 दिन बाद निकलती है, लेकिन सुधा अपनी शादी से खुश नहीं है। अब आइए आगे सुनते हैं। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान उमड़ते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं आता था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाजें थी कि उसके कानों से टकराकर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वह खिंचा जा रहा था। सिर्फ एक और, शादी का दिन। सुधा ने नथनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूजते वक्त सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। बारात आने के एक दिन पहले उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है। बाहर के शोर में अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्तों से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका ना मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहां उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे खरहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मरकीन की कुर्ती पहने, रूखे चिटके हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सी नथ। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। ना चेहरे पर सुकुमारता थी, ना कठोरता, ना रूप था, ना ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसे सुधा का सब कुछ लुट चुका है। ना केवल प्यार और जिंदगी लुटी है, वरन आवाज भी लुट गई है, और निर्वता भी, वैभव भी लुट गया, और याचना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई। चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बालों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को तो देखकर मैं अपना धीरज संभालूंगा। बताओ, और तुम ही ये कर रही हो। सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही, और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रो उठी, चंदर, अब क्या होगा?
चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा। वह घबराकर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँवों में मुंह छिपाए थी। उठकर बैठो ठीक से। सुधा, इतना समझ बूझकर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना ही छोड़ दिया है। चंदर, पापा से कह दो आज तो बोल लें। कल से हम उन्हें परेशान नहीं करने आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और वह फिर फपक फपक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी, रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ। और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए। सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे यह रुवाई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था। भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर, यहाँ से अभी जनसभा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हाल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 बजे ही आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम करवा घर पर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथों में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उर्द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई। जाने कहाँ मर गई मुझ झोंसी। अरे सिंगार पिटार बाद में कर लियो, काम में तनिक दीदा नहीं लगता। बेसन का कंटेनर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंदर। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह में आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल से ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल रखने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहांपुर से लौटकर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं। आंसू बहते गए, सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप।
अब तुम कमजोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो मैं शांत हो गई। अब क्या मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज में लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया, सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूंगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला आया। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों में काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगाकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते। चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया। अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह मियाँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम्ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। आपकी दुआ है, चंदन ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा, हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकाल कर घर में गया। देखा सुधा को औरतें घेरे बैठी हैं और महावर लगा रही हैं। बिनती कनस्तर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के ओंठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आँख फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिनती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं। शाम को बारात चढ़ी। सादी सी बारात, सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंकन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का कामकाज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामनी, प्रभा, लीला सभी थी और एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था।
मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिंती को हमारे पास भेज दो। बिंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में चंदर बता रहा था तो बिंती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही हैं, मंडप में इसीलिए बैठी हैं क्या? कैलाश ने कहा। बिंती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश ने हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके ओंठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है, उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने बिंती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा। बिंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा, सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाहें मिली और वह सियर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर की ओर देखती रही, फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कतरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ सो रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है, कुछ खाए पियो नहीं तो पड़े रही वो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा खाट पर बिंती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिंती बिंती, उसने बिंती को पकड़कर हिलाया। बिंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रुधे गले से कहा। बिंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा? चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिंती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन फिर भी संभल गया और बिंती का हाथ सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिंती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से न लौट आए। अच्छा, चंदर ने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहना। कैसी दीदी की बहन हो, क्यों? बिंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेटा रहा।
उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाली किसी बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति उसको बार बार झटकों से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का रौ भी शांत हो गया, संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाजों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर ने करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगता था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली तो देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई। आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षणभर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा। उसने तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट से नीचे जमीन पर रख लिए। अरे ये क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बहुत मुश्किल से रुधे हुए गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीमे धीमे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते करवाते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पांव रखा कि बिनती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलक बिलक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकेंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग डियोड़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए।
मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो विनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। मम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर रखा है, उसे पी लिया करना। और पापा बिनती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिनती को देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिककर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर तक पहुंचा उसे मालूम नहीं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।